हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। राइट, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड। कितनी वोकैबलरी याद करनी चाहिए, कितने वर्ड मीनिंग हमें बेसिकली याद होने चाहिए, इंग्लिश को समझ में कैसे आना है, सीसैट कैसे करेंगे, इंग्लिश में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। स्लोली सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं आप जस्ट बाय रीडिंग दी एनसीईआरटी। सबसे पहले जो अगर आप हिंदी मीडियम से आपने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक अगर थ्रू आउट आपने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में यूपीएससी के लिए शिफ्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो 7080507433 इस दी नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर सो। ऑलराइट, सो ऑल दी हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट जो लोग अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 10 से 12 साल का रिजल्ट आपके सामने है। आप जानते हैं आप अपने मनी को, फाइनेंसेस को, अपनी एनर्जी को, अपने यूथ को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को कहाँ देखना चाहते हैं आप। 1 साल की प्रिपरेशन के बाद, 2 साल की प्रिपरेशन के बाद वो आपको डिसाइड करना है। राइट, तो वाइस बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, अपनी लाइफ के बारे में खुद से सही डिसीजन लीजिए कि जिस प्रिपरेशन में आप जा रहे हैं कितने लंबी प्रिपरेशन हो सकती है वो आपके लिए। इसको आपको या किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता। स्टार्टिंग 1 अटेम्प्ट में हो जाए, 2nd अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट लग जाए। राइट, वी हैव नो आइडिया। तो हमें मीडियम को बहुत ही वाइसली चूज करना चाहिए, बिकॉज ये हम लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं और इसके बाद अगर हमारा इनकेस नहीं होता है तो हमारा क्या हो सकता है। राइट, तो इंग्लिश मीडियम के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की तो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने लाइफ को एक बेटर शेप दे सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एनसीईआरटी। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। राइट, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकंड पैराग्राफ। सो पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये सेकंड पैराग्राफ है। आज हम देखेंगे कि थर्ड पैराग्राफ यहां से यहां तक हम देखेंगे। वेरी सिंपल कि कैसे हमको अंडरस्टैंड करना, इंग्लिश पढ़ने का क्या एक तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सबसे पहले सोचते हैं वर्ड मीनिंग चाहिए हमें, वर्ड मीनिंग। उनको वर्ड मीनिंग अगर जो है अगर लिख करके दे दो किसी को भी तो लोगों को लगता है कि हाँ इससे मीडियम चेंज हो जाए। ठीक है, वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, बट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो अभी हम यहां देखेंगे। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग ना, देन जो वर्ड लिखे होते हैं ना उनका मीनिंग सेंटेंस में कंटेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से चेंज होता रहता है। राइट, तो यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा है द डेज दैट फॉलोड। ठीक है, अब अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और जो है फर्स्ट टाइम अगर उसने इंग्लिश में स्टार्ट किया एनसीईआरटी को रीड करना, तो क्या उसका अप्रोच होगा इसको पढ़ने का। सबसे पहली बात तो ऊपर हमारा एक पॉइंट हमको खाली याद रखना है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले आता है बास्टील फोर्ट। बास्टील फोर्ट आता है, उसको क्या किया जनता ने, क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। उसको डिमोलिश कर दिया मतलब उसको ऐसे खड़ा हुआ था सपोज करिए, उसको जनता ने ढहा दिया। ऑलराइट, खंडहर बन गया वो। फिर उसके जो इसके अंदर से जो खंडहर, जो उसका मलबा जो भी निकला ना, उसको मार्केट में सेल कर दिया गया। यहां तक ये कहानी है। अब उसके बाद क्या होता है, द डेज दैट फॉलोड, जो दिन हैं दैट फॉलोड, जब गिरा दिया गया बास्टील फोर्ट को, उसके बाद के जो दिन हैं, जो दिन आए। अब यहां पे फॉलोड को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, आपको वहां पर जब आप रीड करोगे फिर यहां जब आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश को इसके साथ ही पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आई विल बी लॉन्चिंग माई कोर्स वेरी सून, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकते हैं। जीएस 1 2 3 4 इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स, ग्रामर कितनी पढ़नी है, कितनी वोकैबलरी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आईएएस एग्जामिनेशन में यूज होते हैं, वो सारा का सारा मैं कोर्स बना रहा हूं। आई विल बी लॉन्चिंग वेरी सून, बट आप तब तक इस चीज को देखते रहो और स्लोली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप उस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो द डेज दैट फॉलोड। अब स्टोरी आप समझ गए कि ये पहले वाला जो ये था ना पैराग्राफ, यहां पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बास्टील फोर्ट। बास्टील फोर्ट जो था उसको जनता ने ढहा दिया। अब ढहाने के बाद क्या हुआ बेसिकली, फिर यहां पे लिखा है ना, अब जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना कि अच्छा फिर क्या हुआ, ढहाने के बाद क्या हुआ होगा, तो उसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं द डेज दैट फॉलोड, कि जब उसको जिस दिन, जैसे मान लीजिए मंडे को उसको ढहा दिया गया। ठीक है ना, अब उसके बाद जब आपका ट्यूसडे आया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मान लो फ्राइडे तक 6-7 दिन जो आगे के हुए, तो यहां लिखा है द डेज दैट फॉलोड। तो ये जो आगे के दिन, मतलब जैसे आज मान लो ढहा दिया गया, तो आगे के जितने भी दिन हैं वो जो दिन आए उनमें क्या क्या हुआ वो बताया जा रहा है। 100 मोर राइटिंग, राइटिंग पढ़ते इसको राइट, राइट्स पढ़ते राइट्स, ऐसे लिखते हैं राइट्स, तो इसको बोलते हैं दंगे। राइट्स 100 मतलब देखा, देखा, सी इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका मतलब देखते हैं।
है ना। तो 100 मोर मतलब ज्यादा, राइटिंग, इसको राइटिंग पढ़ते हैं, राइटिंग मतलब दंगे, दंगा फसाद, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब देखिए ये लाइन, जैसे आपको सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट आपको पता चल गया कि हाँ बास्तिल फोर्ट को ढहा दिया गया, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि अच्छा सिर्फ यहां से यहां तक अगर देखो आप तो केवल यहां से यहां तक यही लिखा हुआ है। अब जब थर्ड पैराग्राफ में हम आ रहे हैं तो हमें यहां से चीजें समझ में आ रही है, अच्छा सिर्फ इतनी सी बात है। तो जब आपको एक पॉइंट समझ में आएगा तो नीचे वाला जो है ना पैरा वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो देखिए इसमें नोट्स कितना बनाना है, बस सिर्फ बास्तिल का फोर्ट है वो तो आपको याद है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद क्यों रेवोल्यूशन होती क्यों है, उसका रीजन क्या और इसको रीड करने से हमें फायदा क्या है। अगर हम इसे लिख सकते हैं, अगर आप इकोनॉमी में कुछ जाके काम करते हैं, मानिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको कहीं जो है आपकी पोस्टिंग होती है, तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो होती है, महंगाई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर, तो इन्फ्लेशन से भी रिलेटेड है। अभी देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे लिखा है डायरेक्टली, क्या लिखा है कि हाई प्राइसेस ऑफ द ब्रेड, तो ब्रेड मतलब रोटी बेसिकली जो वहां पे खाते हैं, ठीक है ना, उसके हाई प्राइसेस थे, इसकी वजह से भी रिवोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ऐसे चीजों को जब आप समझोगे ना तो आपका माइंड ट्रिगर करेगा, अच्छा यूपीएससी में पढ़ना, इसीलिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री, ये रिवोल्यूशंस होती क्यों है, रीजंस क्या है ना, इसीलिए तो यूपीएससी एनालिटिकल माइंड मांगता है कि आप एनालाइज करो कि क्या रीजन है, क्योंकि सब कुछ तो आप याद कर नहीं सकते। नोबडी विल आस्क यू टू एंटायरली से समथिंग अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में कुछ भी बताओ, नोबडी विल आस्क यू लाइक दिस, राइट, एवरीबॉडी विल आस्क यू ओके साइट मी द रीजंस, हमें रीजंस बताइए, टेल मी द रीजंस, राइट। तो ऐसा थोड़ी थोड़ी जब आप इंग्लिश को सुनोगे ना तो आपको लगेगा हाँ समझ में तो आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि डर एकदम फालतू में ही आपके अंदर बैठा हुआ था, जिसको अननेसेसरी आप हमेशा बिना कुछ देखे सोच रहे थे। बट जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करो ना, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दिस वेरी इजी, राइट। तो बताया गया द डेज दैट फॉलोज सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड मतलब क्या होता है, जैसे आप समझ करो थोड़ा इंटीरियर जो इलाका होता है, इंटीरियर मतलब जैसे थोड़ा सा, जैसे ये मान लो सिटी है, अब इसके ये मेन सिटी है, अब इसके जो दूर दूर के इलाके होते हैं ना, बिल्कुल बॉर्डर वाले अंदर वाले, जहां पे गांव जैसा माहौल होता है, इसको आप गांव भी बोल सकते हो। तो कंट्री साइड मतलब जो शहर नहीं है, बेसिकली गांव के दूर दराज इलाके हैं, तो वहां पर भी राइटिंग हुई, बहुत सारे दंगे हुए, और पेरिस जो शहर था वहां पर भी हुए, है ना। तो अब जब ये समझ गया, फिर क्या है, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। तो जब भी प्रोटेस्ट वर्ड आएगा उसके आगे अगेंस्ट जरूर लग के आएगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज के प्रति विद्रोह करोगे या आप धरना दोगे तो किसी चीज के खिलाफ ही दे रहे होगे ना। तो अगेंस्ट मतलब क्या होता है, खिलाफ, तो प्रोटेस्टिंग मतलब किसी चीज के खिलाफ हमको क्या कर रहे थे। तो मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग, अब वर मतलब थे, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। हाई प्राइस, जो प्राइस था ब्रेड का वो बहुत हाई हो चुका था, बहुत ज्यादा लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से भी दंगे वगैरह हुए। इसकी वजह से स्लोली स्लोली ऐसे ही तो 2 4 5 रीजन जब इकट्ठे होते हैं तब जाके रेवोल्यूशन का रूप लेते हैं, राइट। तो यहां से आप सुनो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख लो। अगर आप हिंदी में भी लिखते तो क्या लिखते कि ब्रेड के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप इंग्लिश में लिख लो द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। ये एक रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने में, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप बना सकते हो, राइट। मच लेटर मतलब काफी वजह से, मान लो कि जो है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, तो मच लेटर मतलब मान लो 10 साल बाद या 15 साल बाद, जब हिस्टोरियंस मतलब व्हेन मतलब है जब हिस्टोरियंस मतलब क्या है, इतिहासकार जो भी हैं, तो उन्होंने क्या लुक्ड बैक, जब इन्होंने देखा, जैसे मान लो यहां पे आप मान लो कि ये देख रहे हैं 18 मतलब 70 में, मान लो 100 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट, ठीक है, अब मान लो 100 साल हो गए, लगभग 90 ईयर्स, तब जब इस टाइम को देखा जाएगा, अच्छा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो हिस्टोरियंस लुक्ड बैक। तो यहां पर मान लो कुछ हिस्टोरियंस हैं जो अब एनालाइज करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। सो लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम मतलब यही 1789 का जो टाइम था, उस पे जब हिस्टोरियंस देखते हैं पीछे, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। अब इसका द बिगिनिंग मतलब क्या होता है, आप समझ लो शुरुआत। जैसे मैं आपको वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं, आप वैसे ही वर्ड की मीनिंग लिखो, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि गूगल में सर्च करके आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को, राइट। तो दे सॉ इट एज, उन्होंने इसको ऐसे देखा, इसको आप ऐसे लिख लो, उन्होंने इसको ऐसे देखा। इसका मतलब ये है, तो जब आप ऐसी चीजों को लिख लोगे ना, तो जब आगे ये बुक्स में रिपीट होंगी ना, तो आपको पहले से ही पता होगा, और यही चीज आपको सीसैट रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जब आप सीसैट में आरसी रीड करोगे ना, तो आपको जैसे पता है, अच्छा इसका मतलब ये होता है दे सॉ इट एज, तो मतलब उन्होंने इसको ऐसे देखा। किस तरीके से देखा, तो ये आपको ना फास्ट करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जिससे आप जल्दी पढ़ पाओगे, तो आप कम टाइम में एक्यूरेटली आंसर दे पाओगे। तो इस तरीके से आप वर्ड मीनिंग्स को लिखो, राइट। द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट, तो चेन मतलब क्या होता है, श्रृंखला, जैसे मान लो हिंदी में बोलते हैं ना श्रृंखला, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और इवेंट्स मतलब क्या होता है, घटनाएं।
तो मतलब एक घटना की वजह से नहीं हुआ, कई घटनाएं, मतलब चेन ऑफ इवेंट्स। पहले एक घटना हुई, फिर दूसरी ये चेन बन गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके 8-10 रीजन हुए, तब जाके उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम मिला, राइट। तो इसकी शुरुआत थी, किसी की शुरुआत थी, कई घटनाओं की एक साथ शुरुआत थी, दैट अल्टीमेटली, अब जो अंततः, अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, जो अंततः, इस तरीके से आप लिखेंगे तो सेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंग्लिश के लिए। यहां पे लिखिए जो अंततः, अब क्या हुआ, लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, है ना। लेड टू मतलब क्या होता है, कारण बना। अब एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, बेसिकली मर्डर कर देना, मार देना, है ना। लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस में राजा का जो मर्डर हुआ, जो मारा गया उनको, वो इसका अल्टीमेटली कारण बना, है ना। इस तरीके से आप समझोगे अच्छा किंग को भी मार दिया गया था, तो आगे उसके वाले पैराग्राफ में ये सारी चीजें आएंगी। तो जब आप चीजों को समझना शुरू करोगे ना, कि दिखाएंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या होता है, 1780, या मान लो आप अगर लिखो कि यहां पे से लेट 18th सेंचुरी को समझें कैसे, ठीक है, तो 17, तो देखो यहां पर क्या बताया, 18th सेंचुरी बता रहा है ना, तो इसको 18th सेंचुरी के आगे कुछ नहीं लिखेंगे, 17th, और उसके बाद मान लो 1770 या 1780, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट 18th सेंचुरी, क्योंकि बस खाली 10 ही 20 साल तो कम है 18th सेंचुरी पूरे होने में, है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो आगे फिर उन्होंने बताया कि कैसे हुआ, कौन सी ट्रीटी हुई, है ना, कौन सा जो है, हर जगह की एक एक चीज के बारे में इसमें डिस्कस। तो एनसीईआरटी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है यहां पे, राइट। ऐसे वर्ड मीनिंग आप याद करो, बेसिकली आप डेफिनेटली अपना मीडियम चेंज कर सकते हो, सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे व्हेन चेंज कम, क्योंकि चेंज ही परमानेंट है। अगर आप हमेशा एक ही ढर्रे पे चलते रहोगे ना, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 10-12 साल हो गए सीसेट को इंट्रोड्यूस हुए, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। फिर क्या है, दो, अब इसका दो मतलब क्या होता है, हालांकि, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम, मोस्ट पीपल मतलब ज्यादातर लोग, तो मोस्ट पीपल को आप ऐसे लिख लो। ये हमेशा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, तो आपको पता है मोस्ट पीपल मतलब ज्यादातर लोग। तो ऐसे वर्ड्स में लिखो जिसमें आप समझ सको चीजों को, है ना, ज्यादातर लोग या ज्यादातर लोग। तो दो, हालांकि ज्यादातर लोग क्या हुआ, एट द टाइम, उस वक्त, एट द टाइम, क्योंकि उस वक्त के बारे में बता रहे हैं, एट द टाइम मतलब है उस वक्त, यहां पे उस वक्त, डिड नॉट एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब आप समझ लो थिंक होता है, सोचना, है ना, ऐसा सोचा नहीं था। तो यहां पे डिड नॉट मतलब नहीं था, इसको यहां पे इसका ही समझूंगा कि ज्यादातर लोगों ने उस वक्त मतलब 1789 में सोचा नहीं था। डिड नॉट एंटीसिपेट मतलब इस चीज की अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा कुछ घट जाएगा कि राजा का मर्डर हो जाएगा, किंग का मर्डर हो जाएगा। सो डिड नॉट एंटीसिपेट दिस आउटकम, तो आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि ये, अब यहां पे हो गया ये रिजल्ट का मतलब क्या है कि राजा का जो मर्डर हो गया, किंग का जो मर्डर हुआ है, ऐसे बारे में उस वक्त लोगों ने सोचा भी नहीं था इस बारे में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये इसका मतलब है ना। अब यहां पे बता रहे हैं हाउ मतलब कैसे, एंड और एंड मींस और, वाई मींस क्यों, डिड दिस हैपन, अब इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ, बस। अब हैपन का मतलब है होता है, डिड यहां पे लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो डिड पहले व्हाई, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड्स है, फिर ये भी क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा ना कि भाई कैसे और कब, है ना, तो कैसे और क्यों। तो डिड नॉट हैपन, व्हाई, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, तो इसका मतलब है कैसे और क्यों हुआ, क्या ये सारी जो घटनाएं थी ये कैसे हुई, ये क्यों हुई, इसका रीजन सब हम पता लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहां से हम पढ़ेंगे, जब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसकी सोसाइटी के बारे में। तो आई विल बी डिस्कसिंग वर्ड बाय वर्ड, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं मीडियम को चेंज कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में स्विच करता हूं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है ना। और जैसे ही मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा, आपको पूरा कंपोस्ट पैकेट मिलेगा, जिसमें आप हर चीज के बारे में, आपको हर चीज के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी होगी, जिससे कि आप अपने मीडियम को चांसेस और ज्यादा सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज कर सको, राइट। तो अगर आपने यहां तक देखा है वीडियो को, तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जिन लोगों को जरूरत है वो लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने मीडियम को चेंज कर सके हिंदी से इंग्लिश में, क्योंकि ये YouTube का केवल इकलौता ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, जिससे हिंदी मीडियम के सिलेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।